नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना झारखंड के जमशेदपुर की है। यही जमशेदपुर में दीपक कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। दीपक टाटा स्टील कंपनी की फायर ब्रिगेड यूनिट में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। परिवार में उसकी पत्नी वीणा और दो छोटी बेटियां थी। बात है 12 अप्रैल 2021 की सुबह की, जब दीपक ने सुबह 9:30 पर अपने पुराने दोस्त रोशन को फोन किया और कहा कि आज आपको दोपहर का खाना मेरे साथ खाना है, इसलिए मेरे घर आ जाइए। हालांकि रोशन ने कहा कि दीपक, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए किसी और दिन आ जाऊंगा। लेकिन दीपक ने बार बार फोर्स करा और कहा कि तुम्हें आज ही मेरे घर पर आना है। अब दीपक के इस तरह जोर देने पर रोशन ने कहा कि अगर तबीयत ठीक लगी तो मैं दोपहर में जरूर आऊंगा। समय 1 बजे से ऊपर हो चुका था, लेकिन रोशन ने अभी तक दीपक को फोन नहीं किया। इस बार दीपक ने रोशन की पत्नी आराध्या को कॉल किया और उनसे दोपहर के खाने के लिए आने की गुजारिश की। दीपक के अनुरोध को सुनकर आराध्या मना नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि हम दोनों जरूर 2:30 बजे के आसपास तुम्हारे घर आएंगे। और ठीक 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराध्या, अपनी 1 साल की बेटी और अपने साले अनीत के साथ दीपक के घर आया। असल में अनीत दिल्ली में रहता था और अक्सर अपनी बहन आराध्या से मिलने जमशेदपुर आ जाया करता था। 12 अप्रैल को अनीत भी रोशन और आराध्या के घर पर ही मौजूद था, इसलिए दोनों ने तय किया कि वे अनीत को भी दीपक के घर साथ ले चलेंगे। चारों लोग अपनी कार से दीपक के घर पहुंचे, जहां दीपक ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। हालांकि दीपक को अनीत को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सभी को अपने लिविंग रूम में ले गया और बैठने को कहा, फिर सबके लिए पानी लाने चला गया। ये देखकर आराध्या ने दीपक से पूछा कि तुम पानी क्यों ला रहे हो, तुम्हारी पत्नी वीणा कहाँ है? इस पर दीपक ने कहा कि मैं बताना भूल गया, जब तुम सब ने दोपहर के खाने का प्लान कैंसिल कर दिया था, उसी वक्त वीणा दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और अब मैं घर पर अकेला हूं, इसलिए खाने पीने की सारी व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी। आराध्या ने जवाब में कहा कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है तो फिर तुमने हमें आज ही क्यों बुलाया? हम किसी और दिन भी लंच प्लान कर सकते थे। लेकिन दीपक ने आराध्या को भरोसा दिलाया और कहा कि जब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं होटल से खाना मंगवा लूंगा। यह सुनकर रोशन और आराध्या मान गए और फिर सब लोग सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। और इस दौरान रोशन की 1 साल की बेटी को टॉयलेट जाना था, तो आराध्या उसे लेकर वॉशरूम की ओर गई और उसके ठीक पीछे रोशन भी चला गया। अब लिविंग रूम में केवल दीपक और अनीत रह गए थे। लेकिन अचानक रोशन और आराध्या ने अनीत की चीखें सुनी। जब वे दोनों वापस लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक बार बार हथौड़े से अनीत पर हमला कर रहा था। रोशन समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया कि दीपक ने अचानक इतनी बेरहमी से अनीत पर हमला शुरू कर दिया है। और इसके बाद जब रोशन ने अपने साले अनीत को बचाने की कोशिश की तो दीपक ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और उसे धमकाने की कोशिश की। लेकिन जब रोशन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे रोशन को कई गंभीर चोटें आई। फिर भी किसी तरह रोशन ने अपने साले, पत्नी और बेटी को दीपक के चंगुल से बचा ही लिया। हालांकि इस संघर्ष में अनीत के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो रोशन ने उसका खून रोकने के लिए उसके सर पर रुमाल बांध दिया और इसके बाद सभी लोग अपनी कार में बैठकर सीधे हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए ताकि अनीत को भर्ती करवाया जा सके। रोशन को भी कुछ चोटें आई थी, डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया, लेकिन रोशन अब भी ये नहीं समझ पा रहा था दीपक ने उस पर आखिर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया होगा। और इसके बाद रोशन ने दीपक के साले विनोद को फोन किया और सारी घटना विस्तार से बताई। यह सब कुछ सुनकर विनोद बेहद हैरान हो गया और उसने तुरंत अपने छोटे भाई आनंद साहू को भी ये पूरी बात बताई। करीब शाम 4 बजे ये खबर सुनने के बाद विनोद और उनका परिवार दीपक कुमार के घर ये देखने पहुंचे कि उनकी बेटी वीणा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन तब तक दीपक ने अपने घर को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गया। इससे पहले कि विनोद और उसका परिवार कुछ कर पाते, रिंकी की माँ, बहन और मौसी भी दीपक के घर पहुंच गई रिंकी को ढूंढते हुए। दरअसल रिंकी एक ट्यूशन टीचर थी जो हर दिन दीपक की छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आया करती थी। हर दिन वो सुबह 11 बजे दीपक के घर आती और दोपहर 1 बजे तक वो वापस लौट जाती। उस दिन भी रिंकी घर से निकली थी, लेकिन अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ आई क्योंकि उसकी छोटी बहन की ऑनलाइन क्लास थी। जब रिंकी तय समय पर घर नहीं लौटी तो उसके परिवार ने भी दीपक को कॉल किया, लेकिन दीपक ने कहा कि रिंकी तो काफी समय पहले उसकी बेटी को पढ़ाकर चली गई। अब वीणा के भाई विनोद ने रिंकी के परिवार से बात करने के बाद फैसला किया कि अब दीपक के घर का दरवाजा तोड़ना होगा। इसके बाद विनोद दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गया
लेकिन कुछ ही देर के बाद वो तेजी से चीखते हुए बाहर निकला। जब सबने विनोद से पूछा कि अंदर क्या देखा, तो उसने बताया कि उसकी बहन वीणा, उसकी 2 बेटियों की खून से सनी लाशें कमरे में पड़ी थी। ये सुनते ही वीणा के बाकी परिजन और कुछ पड़ोसी भी घर के अंदर दौड़ गए और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वीणा के दोनों भाई विनोद और आनंद और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया और वो बेसुध हो गए। लेकिन वीणा और उनकी दोनों बेटियों की मौत की खबर सुनकर रिंकी की मां और बहन को भी गहरी चिंता होने लगी, क्योंकि रिंकी का अब तक कुछ पता नहीं था। इसलिए वे भी घर के अंदर रिंकी को ढूंढने गई, लेकिन उन्हें रिंकी किसी भी कमरे में नहीं मिली। वे जब घर से निकलने ही वाली थी तभी उन्होंने रसोई की एक दीवार के पास रिंकी की चप्पल पड़ी देखी और इससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने सारे कमरे में फिर ध्यान से खंगालना शुरू किया। जब वे उस कमरे में पहुंची जहां वीणा और उसकी बेटियों की लाशें थी तो उन्होंने देखा कि वहां एक बॉक्स बेड रखा हुआ था और जब उन्होंने उस बॉक्स बेड का ढक्कन उठाया तो रिंकी की लाश अंदर पड़ी थी। रिंकी के शरीर का ऊपरी हिस्सा अधनग्न था और उसके दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे हुए थे। इसके अलावा रिंकी का स्कूटर भी दीपक के घर के पीछे वाले हिस्से में खड़ा मिला। अब एक ही घर में 4 लोगों की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखे। तलाशी के दौरान पुलिस को एक खून से सना हुआ हथौड़ा और शराब की बोतल भी मिली। एक ही घर में 4 लाशें मिलने के बाद संदेह की सुई सीधे दीपक कुमार पर आकर टिक गई। इस शक की पहली वजह यह थी कि उसने रिंकी के परिवार से झूठ बोला कि रिंकी तो उसकी बेटी को पढ़ाकर काफी पहले लौट गई। दूसरी वजह यह थी कि दीपक अब अपने घर से गायब था और किसी को भी यह नहीं पता था कि वो है कहाँ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घटना स्थल की बारीकी से जांच की। पूरी जांच जब कर ली तो 4 शवों को नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि सभी शवों का पोस्टमार्टम 13 अप्रैल की सुबह किया गया। इस बीच पुलिस ने 12 अप्रैल की रात से ही दीपक की तलाश शुरू कर दी थी। अब पुलिस को दीपक के ससुराल वालों यानी वीणा के परिवार से एक अहम जानकारी मिलती है कि हाल के दिनों में दीपक और वीणा के घर के आसपास चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी और इसी कारण कुछ दिन पहले वीणा ने अपने सारे सोने के गहने अपने मायके भेज दिए ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन 12 अप्रैल की सुबह करीब 9:30 पर दीपक अपने ससुराल पहुंचा और उन गहनों को वापस मांगने लगा। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यह खुलासा हुआ कि वीणा और उसकी दोनों बेटियों की हत्या सुबह के वक्त ही कर दी गई थी, जबकि रिंकी की हत्या 11 बजे से 12 बजे के बीच की गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वीणा के सर पर 2 गहरे घाव थे और उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। वहीं दोनों बेटियों के सर पर हथौड़े से एक वार किया गया था। रिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसकी हत्या भी हथौड़े से की गई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रिंकी की हत्या के बाद उसके शरीर के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया गया। इन सभी बातों को जानने के बाद पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया और उन्हें पूरा विश्वास होने लगा कि सब कुछ दीपक ने ही अपनी पत्नी, दोनों बेटियों और ट्यूशन टीचर रिंकी की हत्या की है। और उसके बाद घर से सारा पैसा और गहने चुराकर ससुराल से लिए गहने सब कुछ लेकर फरार हो गया। इस समय पुलिस की नजरों में दीपक कुमार इस चौहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बन गया। वीणा, उसकी 2 बेटियां और रिंकी घोष चारों की हत्या के लिए। इसके अलावा पुलिस ने दीपक का आखिरी लोकेशन फोन नंबर के जरिए ट्रेस किया, जिससे पता चला कि उसका अंतिम स्थान बिस्टपुर नाम की जगह पर था जो उसके घर से करीब 2 मील दूर है। लेकिन इसके बाद दीपक का फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे कोई और लोकेशन डेटा उपलब्ध ही नहीं हो पाया। इस बीच पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि दीपक ने 12 अप्रैल को सुबह 10:10 पर किसी धुनार की दुकान पर विजिट किया। इस सुराग पर आगे बढ़ते हुए पुलिस ने उस ज्वेलर से संपर्क किया तो उसने बताया कि दीपक करीब 109 ग्राम सोने के गहने बेचने के लिए उसके पास आया था। गहनों का मूल्य लगभग 4,400 समथिंग कुछ था। लेकिन सुनार ने दीपक से कुछ घंटे का समय मांगा ताकि वो पूरी रकम की व्यवस्था कर सके। करीब दोपहर 3 बजे के बाद दीपक फिर से सुनार की दुकान पर पहुंचा, जहां सुनार ने उसे जो तय रकम थी वो दे दिया और बाकी के 1400 रुपए 1-2 दिन में दे देगा, ये कहा। सुनार ने पुलिस को भी ये बताया कि दीपक बहुत जल्दी में लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि बाकी की राशि उसके भाई के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। सुनार ने इस बात के लिए सहमति जताई और दीपक ने जल्दी से अपने भाई का अकाउंट नंबर दिया और वहां से चला गया।
अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने दीपक के भाई और माता पिता के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रख दिया ताकि उसके ठिकानों का पता चल सके। साथ ही पुलिस ने दीपक के हर रिश्तेदार के घर पर जाकर छानबीन की, लेकिन कहीं भी दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि 16 अप्रैल 2021 को पुलिस को यह पता चला कि दीपक के भाई के अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए गए हैं और ये ट्रांजैक्शन खुद दीपक ने ही किया था। यह लेन देन डोमना नामक शहर से किया गया था, जो जमशेदपुर से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। इस सुराग के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने तुरंत डोमला पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने आखिरकार दीपक को एक प्राइवेट बैंक HDFC से गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जमशेदपुर पुलिस वहां पहुंची और दीपक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दीपक ने पुलिस से कहा कि अगर आप लोग मुझे आज नहीं पकड़ते तो मैं ये पैसे जमा कराकर आत्महत्या करने वाला था। इसके बाद जब दीपक ने चारों हत्याओं की असली वजह बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। दीपक ने बताया कि साल 2004 में जब उसकी शादी वीणा से हुई तो वो जमशेदपुर में नहीं रहते थे, लेकिन 2012 में दीपक को टाटा स्टील कंपनी के फायर ब्रिगेड यूनिट में मैनेजर की नौकरी मिल गई, जिसके चलते उसे अपने पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर शिफ्ट होना पड़ा। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, दीपक की जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ते गए। दीपक ने यह चिंता अपने दोस्त प्रभु से साझा की, जिसने सुझाव दिया था कि नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू किया जा सकता है। प्रभु ने दीपक को ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हाथ आजमाने की सलाह दी। हालांकि दीपक के पास योजना तो थी, लेकिन उसमें निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन दीपक के पास एक पुश्तैनी मकान था और इसे देखते हुए प्रभु ने सुझाव दिया कि अगर संभव हो तो दीपक अपना पुश्तैनी मकान बेचकर बिजनेस शुरू कर सकता है। दीपक को यह विचार बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने अपना पुश्तैनी घर 40 लाख में बेच दिया और इसमें से 20 लाख उसने अपने भाई को दे दिए और बाकी के 20 लाख से 2 ट्रक खरीदे। शुरुआत में दीपक का साइड बिजनेस काफी अच्छा चला और वो अपना निवेश धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा था। लेकिन फिर साल 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी फैलने लगी, जिसके चलते सभी बिजनेस ठप हो गए और दीपक का ट्रक बिजनेस भी बंद हो गया। तब रोशन ने दीपक को सुझाव दिया कि वो अपने ट्रक किसी कंपनी को लीज पर दे दे। दीपक को लगा कि अगर रोशन कह रहा है तो सुझाव बुरा नहीं होगा, इसलिए बिना किसी लिखित एग्रीमेंट या कागजी समझौते के दीपक ने अपने दोनों ट्रक रोशन के हवाले कर दिए। रोशन ने ट्रकों का काम कंपनी में लगवा तो दिया, लेकिन जो कमाई हो रही थी उसमें से दीपक को बहुत ही कम हिस्सा दे रहा था। शुरुआत में दीपक ने यह सब सहन किया, लेकिन फिर उसे यह खटकने लगा। उसने अपना पुश्तैनी घर बेचकर जो बिजनेस शुरू किया था, अब तक कोई फायदा नहीं दे रहा और वो नुकसान में डूब रहा है। इसका जिम्मेदार दीपक ने प्रभु और रोशन दोनों को माना। यहीं से दीपक के मन में रोशन और प्रभु से बदला लेने की भावना जन्म लेने लगी। इसी दौरान दीपक ने मन में एक योजना आई कि किसी दिन वो रोशन और प्रभु को दोपहर के खाने पर बुलाएगा और फिर हथौड़े से मारकर दोनों की हत्या कर देगा। लेकिन फिर दीपक ने यह भी सोचा कि अगर वो 2 लोगों की हत्या करता है तो पुलिस उसे पकड़ सकती है और अगर वो जेल चला गया तो उसकी पत्नी और बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बस इसी बात को लेकर दीपक कई दिनों तक परेशान रहा। बार बार सोचता रहा कि अगर वो जेल चला गया तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। बहुत सोचने विचारने के बाद दीपक ने यह भयानक फैसला लिया कि वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की भी हत्या खुद ही कर देगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जेल जाने के बाद इनका जीवन बहुत कठिन होगा और अगर वे जीवित ही न रहे तो उसे उनकी चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद दीपक ने 12 अप्रैल 2021 की तारीख चुनी। इन सभी हत्याओं को अंजाम देने के लिए सुबह करीब 8 बजे, जब उसकी पत्नी वीणा गहरी नींद में थी, दीपक ने हथौड़े से उसके सर पर हमला किया और उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए दीपक ने उसका गला भी देर तक दबाए रखा। इसके बाद दीपक ने अचानक अपनी बड़ी बेटी के सर पर भी हथौड़ा मार दिया। जब इस शोर से छोटी बेटी जाग गई तो दीपक ने पहले उसकी आंखों में देखा और फिर उसे भी हथौड़े से मारकर खत्म कर दिया। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद दीपक ने रोशन को फोन किया और उसे दोपहर के खाने के लिए इनवाइट किया। हालांकि रोशन उस दिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आना तो नहीं चाहता था, लेकिन दीपक ने बड़ा फोर्स किया और बार बार जोर देकर उसे मनाने की कोशिश की। और जब दीपक को पूरा यकीन हो गया कि रोशन उसके घर आ रहा है, तब उसने अपने दोस्त प्रभु को भी फोन किया और कहा कि शाम 4 बजे उसके घर के बाहर किसी एक जगह मिलने आए। इस तरह दीपक का पूरा खून से सना प्लान तैयार हो चुका था। अब दीपक ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इन सारी हत्याओं के बाद भी वो कभी पुलिस के हाथ न लगे, और इसी वजह से उसने बाद में अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी वीणा के सारे सोने के गहने ले लिए, जिन्हें उसने एक सुनार के पास बेच दिया।
दीपक ने ये गहने इसलिए बेचे ताकि उसके पास इतना पैसा हो जाए कि वो राज्य छोड़कर किसी और राज्य में स्थायी रूप से बस सके और पुलिस उसे कभी न पकड़ पाए। लेकिन सुनार ने दीपक से कहा कि उसे पूरे पैसे की व्यवस्था करने के लिए कुछ घंटे चाहिए और इसके बाद दीपक घर लौट आया। अब समय 11 बजे से ऊपर हो चुका था और ट्यूशन टीचर रिंकी घोष भी घर पहुंच गई उसकी छोटी बेटी को पढ़ाने, लेकिन तब तक दीपक ने घर के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। अब उसने रिंकी को भी अंदर बुला लिया। जब रिंकी उस कमरे में गई जहां वो रोज पढ़ाया करती थी तो उसने देखा कि वहां वीणा और उसकी दोनों बेटियों की खून से सनी लाशें हैं। लेकिन इससे पहले कि रिंकी कोई शोर मचाती या किसी को सूचना देती, दीपक ने पीछे से उसके सर पर हथौड़े से वार कर दिया। संभवतः उसी एक वार में रिंकी की मौत हो गई, लेकिन वो दरिंदा यही नहीं रुका। उसने रिंकी के मृत शरीर के साथ भी दुष्कर्म किया और इसके बाद दीपक ने रिंकी के हाथ पीछे की ओर बांध दिए और उसकी लाश को एक बॉक्स बेड में बंद कर दिया। अब दीपक दोपहर का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे अभी रोशन और उसकी पत्नी की भी हत्या करनी थी। लेकिन दोपहर में जब रोशन और आराध्या दीपक के घर पहुंचे, रोशन उसकी पत्नी आराध्या के साथ अपनी 1 साल की बेटी और साले अनीत को भी दीपक के घर ले आया और जब दीपक ने अनीत पर हमला शुरू किया तो अनीत जोर जोर से चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनकर रोशन तुरंत उसे बचाने के लिए आया और फिर सब लोग किसी तरह वहां से भाग निकले। अब दीपक को डर यह था कि रोशन सीधा पुलिस के पास जाएगा और रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। अगर ऐसा होता तो उसका पूरा प्लान बेकार हो जाता। इसलिए दीपक ने दोपहर 3 बजे से आसपास अपनी बुलेट बाइक लेकर घर से भागने का फैसला किया ताकि पुलिस से बच सके। लेकिन आखिरकार पुलिस ने दीपक को पकड़ ही लिया, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी, बच्चों और रिंकी की जान ली थी। वो मकसद कभी पूरा नहीं हुआ। अब पुलिस ने न केवल दीपक को गिरफ्तार किया बल्कि उसके खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा किए, जिसमें हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, बुलेट बाइक और दीपक का खुद का कबूलनामा शामिल था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की और इस केस में 25 लोगों ने दीपक के खिलाफ गवाही दी। मामला करीब 2 साल तक कोर्ट में चला। 2 अप्रैल 2023 को दीपक को हत्या, बलात्कार, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी ठहराया गया और 6 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने दीपक कुमार को मौत की सजा सुनाई। इस केस के बाद कई लोगों ने कहा कि दीपक के दोस्त रोशन और प्रभु ही असली गुनहगार हैं, क्योंकि अगर उन्होंने दीपक को पैसों के मामले में धोखा न दिया होता तो शायद वो इतना भयानक कदम कभी नहीं उठाता। लेकिन इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई दीपक का इतना खौफनाक फैसला लेना सही था? क्या कहीं उसने गलती कर दी अपना हंसता खेलता परिवार पर बात करके? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।